हेलो, जय हिंद दोस्तों। और देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी जीडी का मॉडल पेपर। और यहाँ पर हमारे पूरे 50 प्रश्न रहेंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके। और यहाँ पर हम भाग 1 सामान्य ज्ञान, भाग 2 सामान्य विज्ञान, भाग 3 में गणित और भाग 4 हमारा रीजनिंग, बिल्कुल कंप्लीट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये आपका एक तरह से लाइव टेस्ट है। आपको अपनी तैयारी भी जांचने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी इस समय कितनी चल रही है और किस लेवल पर है। ठीक है। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है। आपको आंसर के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये टेस्ट मैंने खुद आपके लिए सेल्फ प्रिपेयर किया है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? फटाफट से आपको आंसर देना है। आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन डी चूज़ किया है, ऑप्शन 4 भारत का राष्ट्रपति, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? कौन सा कानून है? दल बदल कानून है। 52वां संविधान संशोधन सन 1885 में यह अनुसूची 10 में निहित है। तो ऑप्शन जो सेकंड है, अनुसूची 10, वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और उम्मीद करूँगा आप सभी ने सही आंसर दिया भी होगा। और देखिएगा, आज का टेस्ट जो है वो हमारा मीडियम लेवल का है। ठीक है, बिल्कुल स्लो लेवल हमने नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? और ये प्रश्न है आपके आर्मी के एग्ज़ाम में आ चुका है, ना सिर्फ जीडी बल्कि विभिन्न आर्मी के एग्ज़ामों में आया हुआ है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन सेकंड मदन मोहन मालवीय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। बाद में हम मैथ के सॉल्यूशन भी करेंगे, इसलिए आपको कॉपी पेन भी लेकर बैठना है, क्योंकि मैं भी आपको सॉल्यूशन दूंगा मैथ का, और साथ साथ फिर आपको भी सॉल्यूशन करना है, क्योंकि आप मेरे से पहले सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको स्लोली समझाऊँगा। राइट, तो कॉपी पेन लेकर बैठें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है हमारी आज की शिफ्ट का ये। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एल्युमिनियम जो है वो हमारी पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन 4 जो है वो आप सभी का बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपने अभी तक पढ़ा होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ की गई थी। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा www, नेट चलाते हैं, उसमें प्रोटोकॉल है के आविष्कार किसे माना जाता है? तो www के आविष्कारक माना जाता है सर टिम बर्नर्स ली। तो जिन्होंने भी स्टूडेंट ने ऑप्शन फर्स्ट चूज़ किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे इसके साथ। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिएगा, फटाफट से आंसर देना। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको मैथ भी डिस्कस करवाना है। तो फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, भाग 4A। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य निहित है। यदि अनुच्छेद आपसे पूछता तो आपका अनुच्छेद था 51A, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। इसके साथ अगर आपको बोले राष्ट्रपति के लिए कितनी न्यूनतम आयु होती है, तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्या आंसर होगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड होगा, शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय अपार लागू किया जा सकता है? और ये अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद की हम बात कर रहे हैं
फटाफट से आंसर दे रहे होंगे आप। ऑप्शन थर्ड जिन्होंने दिया होगा अनुच्छेद 360, यह बिल्कुल सभी का सही आंसर होगा, है ना। और देखिएगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं या फिर जो लोग बाद में अपना टेस्ट लगाएंगे, जिनके पास अभी समय नहीं है, यदि आपने अभी वीडियो को हमारी लाइक नहीं किया है तो मैं अभी बोलूँगा आपको ईमानदारी से वीडियो लाइक करना है। यदि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, अगर आपको लगे कि लाइक करने लायक वीडियो में कुछ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं गठन की, तो गठन कब हुआ था। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला अभी 2019 में ही आपके आर्मी जीडी में क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वलित पर्वत। जिन्होंने आंसर दिया है सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमारी इस पूरी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। तो कौन सा स्तनपायी विशालतम है, तो नीली व्हेल, सभी को आंसर पता होगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा भाग 1 का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। तो किस स्थान पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ध्रुव पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। यदि भूमध्य रेखा की हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार 0 होता है। ये भी एक प्रश्न है अपने आप में, आपको पता होना चाहिए। तो भाग 1 हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो हम करेंगे भाग 2 सामान्य विज्ञान, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो कौन सा तत्व उपधातु है, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक नहीं है। साइंस में अच्छा लेवल इंक्रीज़ किया है मैंने, बट ये लेवल उतना भी नहीं है कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाए, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा थर्ड, जो त्वचा है वो हमारी एक संयोजी उत्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 18 है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हैं। तो भाई पोलियो किसकी वजह से होता है, सिंपल सा तो प्रश्न है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा, विषाणु। और देखिएगा इससे पहले मैं आपको आर्मी संपूर्ण बैच जो हमारा चल रहा है उसकी मैं आपको 2 क्लासेस दे चुका हूँ। एक था कोशिका विज्ञान, एक हमारा यही था मानव रोग। मानव रोग की हमने ट्रिक भी डिस्कस की है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कवक, विषाणु, जीवाणु सभी, है ना। और उनके MCQ भी डिस्कस किए हैं, तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और देखिएगा आप जो हमारी आर्मी बैच की वीडियो आएगी, मेरे पास कमेंट बहुत सारे आ गए हैं कि आप सिर्फ प्रश्न आंसर ही करवाएं। तो जो हमारा बैच आएगा उसके अंदर हम थ्योरी पार्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट प्रश्न करेंगे, जिससे आपको थ्योरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 40 से 50 MCQ हम एक ही वीडियो में कर लेंगे टॉपिक के। और नेक्स्ट टॉपिक आपको बता दूं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा मानव रक्त। मानव रक्त के मैंने 50 प्रश्न एकत्रित किए हैं जो कि आपके आर्मी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखिएगा। ये वीडियो आपको परसों मिलेगा। नेक्स्ट है, परसों नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है। तो फटाफट से आंसर है आपका, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा होगा। आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 20, ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। फटाफट से आंसर देना है। और देखिएगा ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2, है ना। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे। 21 है, सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। 22 है, डैश में प्रकाश की गति सर्वाधिक है। प्रकाश की गति डैश में सर्वाधिक है, तो किस में है जी, सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति होती है निर्वात में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए चूज़ किया है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। 23 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर सा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो एम्पियर मीटर जिन्होंने चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 24,
इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, फटाफट से आंसर देना है आपको। तो देखिएगा क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन 1 होगा ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। 25 है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए होगा क्रुक्स कांच का धूप के चश्मे बनाने में उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आप साथ साथ अपने नंबर भी काउंट कर रहे होंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है ना, क्योंकि आप तभी तो कमेंट करेंगे कि आपका स्कोर कितना है। 26 है, इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। ऑप्शन आपके सामने है, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम या विटामिन। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। 27, निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम का अयस्क है। गैलेना, सिनेबार, सिंधा नमक या क्रायोलाइट। तो देखिएगा एल्युमिनियम के अगर हम अयस्क की बात करेंगे तो ऑप्शन सेकंड हम बिल्कुल चूज सही करेंगे, क्रायोलाइट, है ना। गैलेना क्या होता है, गैलेना अयस्क है शीशे का, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और सिनेबार अयस्क है पारे का, पारा सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। और ये मोस्ट फेवरेबल प्रश्न है आपके आर्मी एग्ज़ाम का, हर साल पूछा जाता है कभी ना कभी किसी न किसी आर्मी के ही एग्ज़ाम में। तो गैस का नाम था MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 29, RNA का संक्षिप्त रूप क्या है। किसकी बात कर रहे हैं हम, RNA, है ना। ये DNA का पार्ट है, आपको पता होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए जो RNA है, RNA का असंक्षिप्त रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन हमको ए बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। तो कोशिका वाला हमने चैप्टर किया है, पहली क्लास हमारी कोशिका की थी, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाया है थ्योरी प्लस MCQ के साथ। तो उसके अंदर बताया था कि जो सबसे बड़ी कोशिका होगी वो हमारी होती है कौन सी, शत्रुमुर्ग अंडा। बट यहाँ पे शत्रुमुर्ग अंडा नहीं दे रखा आपको, तो आपकी सेकंड प्रोबेबिलिटी बनती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। वैसे तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी ना होकर सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट होगा, तंत्रिका कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, फटाफट से काउंट कीजिएगा। और यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मेलानिन। 32 है, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 33, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन 33, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और ऑप्शन आंसर होगा 4, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है 34, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक विज्ञान ही बोलते हैं। ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। यदि इंग्लिश में आपके पास आता तो आपका आंसर क्या होता, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। 35 है और हमारा भाग 2 का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है। दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है ऑप्शन थर्ड, लैक्टोबैसिलस। कहीं पर भी दूध या दही की बात हो तो लैक्टो जो है वो रूट वर्ड होता है, वो आता ही आता है, तो आप वहाँ से भी इसका आंसर जज कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा भाग 2 कंप्लीट होता है। भाग 3 शुरू करेंगे हम गणित के प्रश्न। और देखिए यहाँ पर मैं इनका साथ साथ आपको गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी दूंगा। अब आपको ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये आपका पेपर हो रहा है, पेपर हो रहा है ना, तो कॉपी पेन आपको लेकर बैठना है। और मेरे से तो मैं तो आराम आराम से आपको आंसर सोल्व करके दिखाऊंगा, आपको मेरे से पहले ही आंसर सोल्व कर देना है। यदि आपको समय लग रहा है तो आप उस समय वीडियो को पॉज कर लेना और बाद में फिर आंसर का आंसर देना और मैच करना कि आपका सही हो रहा है या नहीं। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में सबका स्कोर भी चाहिए, और अभी मेरे को ये वीडियो आपकी द्वारा लाइक होनी चाहिए, ठीक है। यदि नए हैं तो चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, इतना तो बनता है।
36 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लीजिए जैसे 2 का हम स्क्वायर करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, है ना। इसमें तो एक ही अंक है तो इकाई अंक 4 ही होगा। ऐसे ही हमको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा इकाई का अंक नहीं हो सकता यदि हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 यानी कि इकाई अंक हो सकता है, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। ऐसे ही अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो ये 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 गलत हो गया। ऐसे ही अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँगा तो ये 16 हो जाएगा। इकाई अंक कितना है इसमें, 6 है, तो यानी कि ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट हो गया, गलत हो गया। और जो ऑप्शन थर्ड है 8 जो है वो किसी के भी स्क्वायर करने पर नहीं आता। यदि मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में 25 आएगा, 6 के स्क्वायर में 36 आएगा, 7 के स्क्वायर में 49 आएगा और 8 के स्क्वायर में फिर से 64 आ जाएगा, है ना। तो इकाई अंक 4 होगा। 9 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 होगा। तो 8 ऐसी संख्या है जिसका हम पूर्ण वर्ग करेंगे अगर किसी संख्या का, तो उसके इकाई में नहीं आता। करेक्ट है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, और इस क्वेश्चन को आपको फटाफट से सोल्व करना है। अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 14 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखिएगा आपको क्या बोल रहा है, जो अमर है जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ वो एक कार्य को 30 दिन में कर रहा है। रमन जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ वो एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले हमको कार्य पता होने चाहिए और हमको इनकी क्षमताएं पता होनी चाहिए। तो प्रश्न में क्या होता है, यदि मैं इनका एलसीएम लूँगा जो कि कितना आएगा, 30 आएगा, तो ये क्या है, इनका कुल कंप्लीट काम आ जाएगा। ठीक है। अब 30 को मैं 30 से भाग कर रहा हूँ तो 1, 15 को मैं 30 से भाग कर रहा हूँ तो 2, और ये 2 और 3 क्या है, ये इनकी कार्य करने की क्षमताएं हैं। ठीक है। तो बोला है वो 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा करेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दूं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 की एफिशिएंसी से ये 4 दिन में 12 यूनिट काम करेंगे, है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखिए टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 है, 12 यूनिट इन्होंने काम किया, तो हमसे यही पूछा है वो कितना प्रतिशत करेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए 12 यूनिट काम है, उन्होंने 30 यूनिट काम किया और इनटू में आपको क्या कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक है। तो 100 से गुणा करेंगे, 1 जीरो से ये 0 कट गई, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है। और 4 को हम 10 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 40 आंसर होगा। 40% काम वो करेंगे पूरा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा है नेक्स्ट 38 कि यदि 3, 4, 7 और p को 9 से भाग किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो देखिएगा आप इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं, इसको 9 से भाग करेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये पूरी संख्याएं हैं, 3, 4, 7 और p, कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो इन संख्याओं का जोड़ भी 9 से विभाजित होगा। ये होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिएगा अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, 3 और 4 7, 7 और 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं, यानी कि 14 और यहाँ पे प्लस p है। तो अगर मैं p की वैल्यू क्या रखूँ कि वो 9 से विभाजित हो जाए, तो अगर मैं p की वैल्यू 4 रख दूँ, 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, और 18 9 से भाग हो जाता है ना। तो ऑप्शन थर्ड जो 4 है वो सही आंसर होगा। करेक्ट है जी। आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39। एक वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 5472 रुपये है, छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा छूट प्रतिशत का जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट का, वो क्या होता है, SP, यानी कि विक्रय मूल्य गुणा 100, नीचे हमारा क्या आएगा, आपका अंकित मूल्य आएगा जो कि कितना है, 7600 है। ठीक है। यही होगा हमारा किसका, छूट प्रतिशत का फॉर्मूला, यही होगा ना। ओके। तो देखिएगा करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है
तो हमको अंकित मूल्य में से पहले ये निकालना पड़ेगा, 5472 को माइनस करना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितना हुआ है। तब हमारा सूत्र होगा डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन अंकित मूल्य, जो कि हमारा 7600 है ना। अब सही है बात। तो देखिएगा, इसको मैं आपको एक करने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताऊंगा। पहले तो अगर मैं 7600 को किससे 5472 से माइनस कर लूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 8 आएगा, 9 में से 7 गए 2 आएगा, 5 में से 4 गए 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 2128 आ गया भाई डिस्काउंट। तो हमने छूट दी है 2128 की, तो यहाँ पर मैं करता हूँ पुट। देखिएगा 2128 की हमने छूट दी है, ओके। उसके बाद गुणा हम क्या करेंगे, 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। नीचे हमको दे रखा है 7600, बस सोल्व करना है आपको। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। तो अब देखिएगा, अगर मैं आपको ये काटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं लास्ट का यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8, तो यानी कि अगर मैं इस 6 को 8 से गुणा करूँ तो 8 से कितना होता है, 48 होता है। तो मेरा तभी यूनिट डिजिट 8 आ सकता है ना। अगर मैं किसी इस संख्या को लास्ट का यूनिट डिजिट जिसका 8 होगा उससे गुणा करूँगा तभी तो हमारा यूनिट डिजिट 8 आएगा, है ना। इसके अलावा हम किसी से भी गुणा करेंगे तो हमारा 8 नहीं आएगा। आप कटिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीका बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन से डायरेक्ट ही जज कर सकते हैं कि ऑप्शन बी में 28 ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 8 है। तो अगर मैं 76 को 28 से गुणा करूँगा तो 8 6 48, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 है, तो ये हमारा बिल्कुल यानी कि सही आंसर होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 28। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यदि किसी को कटिंग करनी है तो कटिंग कर लेगा, आपका आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4290 रुपये है, यदि 34% की छूट दी गई तो अंकित मूल्य क्या होगा। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी भूल गया कि आप इस प्रैक्टिस सेट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके हमारे इस प्रैक्टिस सेट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए क्या होता है, लिंक कभी कभी एक्टिवेट नहीं होता, तो आप टेलीग्राम में जाएंगे, हमारे चैनल का नाम भी सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, है ना। तो देखिएगा, अंकित मूल्य हमको बताना है। अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है, अगर मैं MP यहाँ पे लिखूँ मार्क प्राइस, तो इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य यानी कि SP गुणा 100, और अपॉन में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो हमने छूट दी है वो। अब यहाँ पे छूट है तो यहाँ पे 100 माइनस लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने छूट दी है, ठीक है जी। तो इसको मैं फॉर्मूले में पुट करता हूँ। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, वो है जी 4290, इंटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे, और यहाँ पे छूट हमको दे रखी है 34%। यदि मैं इसको 100 से घटाऊँगा तो 66 आएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, 11 छिके 66, और 11 से करूँगा 11 तिया 33, 11 निम 99, यहाँ पे आ गया 0, है ना। अब 6 से करेंगे कितना होगा, छिकम छिकम 36, 6 पंजे 30, और 65 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो 6500 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपने सभी ने सही आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 41, राजेश तथा महेश की मासिक आय का अनुपात 9:13 है। यदि उनकी आय में 2000 रुपये का अंतर है, 20,000 रुपये का अंतर है, तो महेश की मासिक आय क्या होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजेश, यहाँ पर मैं लिख दिया महेश। इनकी जो आय का अनुपात है वो कितना है, 9:13 है ना। अब बोल रहा है उनकी आय में अंतर 20,000 का है, तो रेशो में अंतर आप देख लीजिए, रेशो में कितने का अंतर है भाई, 4 का अंतर है, और एक्चुअल में कितने का अंतर है, 20,000 का है। तो 4 को आप 20,000 के बराबर रख दोगे, सिंपल कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 5,000। हमको बोला है महेश की मासिक आय। अब महेश की मासिक आय यानी कि 13 की वैल्यू पूछी है। अगर एक की वैल्यू 5,000 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 पंजे 65, तो यानी कि 65,000 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड वाला। ओके, सबको सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 42, 9 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत भार 43 kg है। जब एक नया विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाता है तो समूह का औसत भार 45 किलोग्राम हो जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा। तो देखिए, एक बेसिक मेथड है, उससे मैं आपको करूँगा नहीं, उसको मैं आपको आइडिया देता हूँ आपको कैसे करना है, अगर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो देखिए, 9 विद्यार्थियों की औसत आयु समूह में कितनी है, 43 है।
तो 9 को आप 43 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो भी आएगा वो क्या आएगी, आपके पास टोटल आयु आ जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है एक व्यक्ति शामिल हुआ तो टोटल व्यक्ति हो गए 10। औसत आयु कितनी हो गई यहाँ पे 45 किलोग्राम। तो इसको अगर आप 45 से गुणा करेंगे तो ये 10 व्यक्तियों की टोटल आयु आ जाएगी। तो इस 10 व्यक्ति में से अगर आप 9 व्यक्ति की घटा देंगे आयु, टोटल आयु, तो आपके पास एक व्यक्ति की कुल आयु आ जाएगी, है ना। जो नया व्यक्ति आया है तो वो आपका राइट आंसर होगा, जो घटाने के बाद आएगा। बट इसमें अगर आपको कैलकुलेशन का चक्कर पड़ रहा है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगा। तो देखिएगा आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, और ये ट्रिक तभी काम आएगी जब एक बंदा बड़ा हो या फिर कोई एक जो बंदा है वो घटा हो। 9 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है, 43 kg है। एक व्यक्ति नया आ गया तो टोटल व्यक्ति हो गए 10, औसत आयु 45 किलोग्राम हो गई, यानी कि 45 हो गई। तो आप देखिएगा यहाँ पे कितनी औसत आयु बढ़ी है, आपको पता है जी 2 औसत आयु बढ़ी है ना। औसत आयु में 2 का अंतर आया है, और यहाँ पर टोटल बंदे कितने हैं, 10। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना होता है, इस जो टोटल बंदे अब आए हैं 10 को आपको इस 2 से गुणा करना है, क्योंकि औसत आयु 2 बढ़ी है आपकी। इसको गुणा करने के बाद हमारा आएगा 20। अब औसत आयु बड़ी है तो 20 को आपको क्या करना है, जो 43 है ना इनिशियल वैल्यू, इसमें आपको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 63 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नए व्यक्ति की औसत आयु है 63। यदि औसत आयु घटी होती 2 वर्ष, है ना, सेकंड ऑप्शन में ले लेते हैं कि यदि आपसे बोलता है कि औसत आयु जो है वो क्या हुई है, 2 वर्ष घट गई है एक बंदे के आने से, तो यानी कि औसत आयु हो जाती 41। तब आप क्या करते, सेम तरीका अपनाते और इसमें आपको घटा देना था। तब आपकी जो है नए व्यक्ति की आयु आ जाती। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपने बेसिक से भी सॉल्व किया होगा तो आंसर आपका 63 आया है। वैसे भी मैंने 63 बताया है, उम्मीद करूंगा सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। 43, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो ये प्रश्न आपको पता है आपके आर्मी के एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, हर एक शिफ्ट में आते हैं। तो देखिएगा डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे कि जब भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, यहाँ पे हुई है वृद्धि, तो पहली स्टेटमेंट तो आपने ऐसे ही लिखनी है, 10% की वृद्धि हुई है तो आप 10% ऐसे ही लिख देंगे। इसके नीचे आप क्या करेंगे, 110 लिखेंगे, क्योंकि क्या हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। फिर आप यहाँ पे गुणा 100 कर देंगे, तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 9.09, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर आपको बोल देता भाई 10% की कमी हुई है, तब आप कैसे करते, 10 आपको ऊपर हमेशा लिखना ही था इनिशियल वैल्यू, बट यहाँ पे कमी हुई है तो फिर नेक्स्ट टाइम में आपका नीचे 90 हो जाता। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट यही अप्रोच लगाते हैं, यही अप्रोच सबसे बेस्ट है। आपको भी यही अप्रोच लगानी है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 100/11, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9.09 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 44, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपको ऑप्शन से करना चाहिए, बिल्कुल बेस्ट है। तो ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ए चूज़ कर रहे हैं तो दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 165 है, तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। यदि मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो 145 आ रहा है भाई, तो यानी कि ये हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 45 है और हमारा गणित का लास्ट है भाग 3 का। इसके बाद हम भाग 4 करेंगे कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का माप अनुपात 3, 4, 5 है। सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो कैसे होगा जी, तो देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, और यहाँ पे 3 हमको कोणों का अनुपात दे रखा है इतना। यदि मैं इस अनुपात को जोड़ दूँ तो 5, 4, 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इनका अनुपात है वो 12 है। ठीक है, 12 की वैल्यू मैं 180 के बराबर रख सकता हूँ, या फिर मैं इनको 12x भी कर सकता हूँ। अगर मैं इनको 3x, 4x, 5x मानूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर भी ये रेशो में टोटल है और यहाँ पे एक्चुअल टोटल है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो अगर मैं 12 से कैंसिल करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15 आ जाएगी। ठीक है जी, अब x की वैल्यू आ गई 15। हमसे बोला है सबसे बड़े कोण का माप, तो सबसे बड़ा कोण का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे 5 है।
तो इस 15 को 5 से गुणा करो और 75 जो है वो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछता तो हम 3 से गुणा कर देते 15 को। समझ गए ना। तो यहाँ पे आपका भाग 3 कंप्लीट होता है। ऐसा ही बिल्कुल सेम लेवल आपके एग्ज़ाम में आता है, बिल्कुल सेम लेवल, ओरिजिनल पेपर है ये। आपको स्कोर बताना है, स्कोर कितना हुआ है आपका, क्योंकि हम रीजनिंग कर रहे हैं लास्ट पार्ट 46। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे चिकित्सा रोगी से संबंधित है वैसे ही दुकानदार कैसे संबंधित होगा। तो देखिएगा, चिकित्सक के पास कौन आते हैं, रोगी आते हैं। ऐसे ही दुकानदार के पास कौन आएंगे, ग्राहक आएंगे। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 47 आपके सामने इस तरह से। तो फटाफट सोल्व कीजिएगा, मैं सोल्व कर रहा हूँ। इसका लॉजिक है, देखिए 9 गुणा 6 54, 8 गुणा 9 72, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। अब 48 में आपको थोड़ा सा इंग्लिश का बेसिक का नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता है हमारे इंग्लिश की जो वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है, उसके अंदर 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं 5 वोवल। तो देखिएगा यहाँ पर भी ए और आई यूज़ हो रहा है, वोवल दोनों, यहाँ पर भी दोनों वोवल यूज़ हो रहे हैं, ओ यू। यहाँ पर ए और डी यूज़ हो रहा है, यानी कि ये दोनों वोवल यूज़ नहीं हो रहे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 में भी आई और ओ, ये भी दोनों वोवल यूज़ हो रहे हैं। तो ऑप्शन जो 3 है, सॉरी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर दोनों वोवल नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है 49 आपके सामने इस तरह से। अब देखिएगा, इसको आपको कैसे सॉल्व करेंगे। 9 में अगर मैं 26 घटाऊंगा तो 17 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे, वेट, 9 और 26 में कितने का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। और 26 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 34 का डिफरेंस है। 60 और 111 में कितने का डिफरेंस है, तो 51 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पहाड़ा है। 17 दूनी 34, 17 थिया 51, 17 जो कि कितना होगा, 68 होगा। तो यानी कि 111 में हम क्या करेंगे, 68 जोड़ देंगे, और 68 जोड़ने के बाद 179 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन और आपका लास्ट। ए बी का भाई है और ए सी का बेटा है। यदि डी सी के पिता है तो बी डी से कैसे संबंधित है। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि उस तरीके से आप कोई भी प्रश्न रिलेशनशिप का सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, याद रखना है, दोनों भाई क्या हैं, भाई बहन बराबर होते हैं। यानी कि जो भाई बहन है उनको मैं एक ही लाइन में लिखूंगा। अगर कोई बहन होगी तो वो माइनस का साइन आएगा, यानी कि अगर कोई लड़की है तो वो माइनस में होगी, और लड़का है तो वो प्लस में होगा। ठीक है जी, ये हर कंडीशन में होगा। और अगर बाप बेटे या माँ और बेटे की बात करेंगे तो मैं ऐसे ऊपर नीचे लिखूँगा। ऊपर हमारा माता और पिता होंगे, ध्यान रखना, ऊपर ये माता या पिता होंगे, नीचे बेटा या बेटी होगी। माता और पिता का स्थान क्या होता है, ऊंचा होता है। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। और देखिएगा, पति और पत्नी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर में मैं पति और पत्नी को लिखूंगा। खैर, इसमें पति और पत्नी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करता हूँ, आपको सब पता लगेगा कि बी ए का भाई है। तो देखिएगा यहाँ पे बी, ये भाई है किसका, ए का। तो भाई और बहन के लिए मैंने सिंपल सीधी लाइन बताई थी। अब बी ए का भाई है तो यानी कि बी जो है वो प्लस है, क्योंकि वो बी लड़का है। ए हमको नहीं पता लड़का है या लड़की है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि ए सी का बेटा है। अब जो ए है वो सी का बेटा है, तो सी ऊपर जाएगा, है ना। और ए सी का क्या है, बेटा है, तो अब ए भी हमारा प्लस का साइन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है डी सी का पिता है। तो जो सी है इसका पिता कौन है, डी है ना। तो यानी कि डी जो है वो प्लस का साइन है, डी सी का पिता है। चीज़ें समझ में आ गई। बोला है बी डी से कैसे संबंधित है। तो जो बी है वो डी से कैसे संबंधित है, जो सी का पिता या माता है उसका भी पिता है। तो बी जो है वो डी का कौन लगेगा, पोता लगेगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगा सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। तो गाइज़, यहाँ पे आपके सभी के सभी सवाल ख़त्म होते हैं। 50 के 50 प्रश्न हमारा मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।